नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग शानदार तरीके से एक बार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, आराम से, इसीलिए आप सबको बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई पर निरंतर फोकस किए होंगे। तो अपने इष्ट मित्रों को भी लाइक और शेयर करने की सलाह दीजिएगा जरूर से, ठीक ना। क्योंकि प्रश्न वही जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जामों को देखा और आप खुद भी देख रहे होंगे, आपने पेट दिया होगा, पेट में मैंने एक श्रृंखला कराई थी, हूबहू श्रृंखला भी यही आई है, ठीक ना। तो शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आइए देखते हैं, ये अपने हिंदी मात्र 299 रुपए में आप इसी जरूर से परचेज करिए और पढ़िए भी, ठीक ना। सिर्फ परचेज करने से काम नहीं चलने वाला है बेटा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, क्योंकि फुकट में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक। तो ये तो ज्ञान है। नेक्स्ट देखो, भारत में इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। कहीं कहीं कुशल सेना नायक के रूप में बताया है, कहीं कहीं तोप खाने को दिया है। तो आयोग ने जो बेटा माना है वो तोप खाने को माना है। अब ये इब्राहिम लोदी पर विजय का तात्पर्य है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक ना, पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपको जो है कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में, याद रखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें आपको इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा जाता है। ये बात तोपखाने से एक महत्वपूर्ण बातें और याद रखिए, कहीं कहीं आपको देता है कि बाबर ने सर्वप्रथम भारत में पानीपत के युद्ध में ही तोपखाने का प्रयोग किया। इसके अलावा बाबर के द्वारा एक तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। तुगलमा पद्धति, ये पद्धति का मतलब आप सब समझते हैं कि तुगलमा पद्धति किसे कहते हैं? तो ये आपको एक अफगानी या उस्मानी पद्धति है, ठीक ना। और दो गाड़ियों के बीच में, इसमें आपको जो है इधर भी गाड़ी रहेगा, इधर भी गाड़ी रहेगा और बीच में तोप रख दिया जाता था, ठीक ना। तो इसे उस्मानी पद्धति भी कहते हैं, तुगलमा पद्धति को, ठीक ना। तो उस्मानी पद्धति ये आपको जो है दो गाड़ियों के बीच में तोपों के रखे जाने की कला आपको क्या कहलाते हैं? तो ये तुगलमा पद्धति, और तोपों के सहारे ही पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर ने जीता। बाबर के इस विजय के बाद जो है इसका शासनकाल भारत में 1526 से 30 तक, यानी मात्र 4 वर्षों तक इसने शासन किया, ठीक ना। ये 4 वर्षों तक इसके द्वारा शासन किया गया। इसी ने आगरा में आराम बाग को बनवाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? जिहाद के घोषणा के, चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो बताइएगा कि 1527 ये आपको खानवा का युद्ध लड़ा गया। और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर एवं राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक ना। ये राणा सांगा भारत में आमंत्रित करता है और ये आपको युद्ध भूमि में जो है कि युद्ध मारा जाता है, याद रखिए राणा सांगा। और इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक बात और लिखिएगा कि इसी युद्ध में बाबर के द्वारा आपको जो है तमगा नामक कर को समाप्त किया गया था, ठीक ना। मुसलमानों से तमगा कर
कर समाप्त किया गया। तो ये बात भी याद रखिए। जल्दी जल्दी हम सब ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे। आइए, शान चूंकि डीपली बताने में समय ज्यादा लग जा रहा है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह के उपाधि कब धारण की या कहां धारण की? तो इसकी जो खानदानी उपाधि थी मिर्जा की थी। खानदानी उपाधि क्या थी? तो मिर्जा की, ठीक ना, मिर्जा। और इसे त्याग दिया बाबर ने और काबुल में इसने आपको पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, तो ये बातें। चलिए नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी ये आपको जो है कि बाबर की आत्मकथा है, के आत्मकथा और ये आपको तुर्की भाषा में, किसमें? तुर्की भाषा में आपको लिखा गया है। और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने की थी। अब्दुल रहीम खाना द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान बना? तो हजरते आला की उपाधि शेर शाह सूरी, सिकंदर लोदी, इस्लाम शाह सूरी या बहलोल लोदी? तो बताइएगा कि ये शेर शाह सूरी के द्वारा आपको क्या दिया? ये सूरवंश का संस्थापक था। सूरवंश का संस्थापक। सूरवंश जो था ये द्वितीय अफगान वंश था। द्वितीय अफगान वंश यानी लोदी वंश के बाद आपको ये दूसरा अफगान वंश माना जाता है। इसका यदि शासन काल देखा जाए तो 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। इसने आपको जो है कि सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का आपको सर्वप्रथम प्रचलन किया? यानी दिल्ली सल्तनत के पराभव के बाद स्वर्ण मुद्रा अकबर द्वारा चलवाया गया था। ठीक ना, राम सीता चित्रयुक्त मूर्ति, राम सीता प्रकार की मुद्रा, ये स्वर्ण मुद्रा जो है इसी के द्वारा अकबर द्वारा चलवाया गया था। ये बात पे याद रखिए। इसका शासन काल देखिए तो शासन काल बेटा 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें और इन प्रश्नों को आप सब शानदार तरीके से करते चलिए, देखते चलिए। ठीक ना, ये बातें आप याद रखिए। और चांदी के सिक्के जिसे रुपया कहा गया किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। चांदी के सिक्के रुपया, ठीक ना, ये रुपया जो है ये किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न को शानदार तरीके से करते चलिए, देखते चलिए। ये आपको चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो चांदी का सिक्का अभी मैंने बताया कि आपको जो है शेर शाह सूरी ने। इसका नाम रुपया इसका नाम इसी ने किया। और पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, या जिसे आपको सड़क ए आजम का निर्माण करवाया। ठीक ना, डाक व्यवस्था की शुरुआत की।
ऐसा शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि सड़कें और सराएं शेर शाह सूरी के हृदय की धमनियां थी। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी? तो ये आपको गुरुदासपुर, कालानौर, ठीक ना, ये कालानौर या गुरुदासपुर, ठीक ना, गुरुदासपुर में, और यही स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की अवस्था में, और बैरम खां संरक्षक बना, ठीक ना, बैरम खां संरक्षक बना। तो ये हुआ, ठीक है, ये प्रमुख बातें। चलिए नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सब क्या टाइप करते हैं, ये एकदम चारों ऑप्शन वही उठा के दे दिए हैं। 1556, 1576, 1556, 1576। क्या बुद्धि के एकदम से पगले हो गए हैं सब, ठीक ना, सब के सब पगले हो गए हैं, ठीक। अच्छा, हम ही पगला गए हैं बेटा, ये ईसा पूर्व है ठीक ना। ये आपको पता, क्या गजब का प्रश्न है भाई, क्या गजब के ऑप्शन बने हैं, ठीक। अरे हम तो ध्यान ही नहीं दिए, ईसा पूर्व, ठीक। तो ये ईसा पूर्व, देखिए भैया, ये अचंभित हो जाएंगे आप भी, ईसा पूर्व डाल के ऑप्शन सब बना दिए हैं। तो ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, याद रखिए, ये विजयी रहा और ये पराजित हुए, ठीक ना, ये याद रखिए। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, गजब का। ये नितिन सर के द्वारा एकदम जबरदस्त तरीके से हिंदी पढ़ाया गया है, आप इसे जरूर से पढ़िए और क्लास को जरूर परचेज करना भूलिए नहीं। तो शानदार ऑफर है, आप जो है जबरदस्त तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो कछवाहा राजा थे, और कछवाहा राजा भारमल, ठीक ना, भारमल के पुत्री जोधाबाई, हरखाबाई से, ठीक ना, हरखाबाई से पहला विवाह स्थापित किए थे, और इसी से उत्पन्न पुत्र जो था सलीम था, उत्पन्न पुत्र जहांगीर, ये जहांगीर जो था इसी से उत्पन्न पुत्र था हरखाबाई से, ठीक ना। इन्हें मरियम उज़्ज़मानी भी कहते हैं, मरियम उज़्ज़मानी के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आप रखिए, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को याद करते हैं। इनके भाई कौन थे? भाई कौन थे, कोई बताएगा? कोई भी आप सब में से, चूंकि अकबर के 9 रत्नों में से एक है, भाई बताइए। भतीजा मैं बताता हूं, भतीजा कौन था? तो मान सिंह भाई, ठीक ना। भाई आप बताएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति, इसीलिए पीछे प्रश्न में मैंने नहीं बताया कि सेनापति कौन था, हकीम खान, मान सिंह, अमर सिंह या शक्ति सिंह। तो ये अमर सिंह जो थे ये आपको राणा के पुत्र थे, राणा के पुत्र माने जाते हैं, ठीक ना। ये आपको महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के हैं, ठीक ना, सिसोदिया वंश के माने जाते हैं। और ये हकीम खान शुर ये आपको नेतृत्व करता है, ठीक।
तो ये याद रखिए 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच पानीपत का हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती कहाँ के रानी थे? तो ये आपको रामगढ़, मांडू, मांडला या असीरगढ़। तो असीरगढ़ ये अकबर का अंतिम विजय, अकबर का अंतिम विजय, दक्षिण विजय, ये याद रखिए। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इसे सोने की कुंजियों से खोला था। अब एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही बाहर हो गया, बाकी के बचे ऑप्शनों में आप जो है लगा सकते हैं मांडला की थी, और ये रानी दुर्गावती ये आपको जो है कि अकबर ये चंदेल राजकुमारी हैं, चंदेल वंशीय, और इनकी समाधि उज्जैन में है, उज्जैन में, ठीक ना। तो ये बात भी याद रखिए, रानी दुर्गावती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पूर्ण रूप से दर्जा किसे दिया था? राजा टोडरमल को, आसफ खां को, ठीक, ये याद रख लो, ठीक, आसफ खां को या मुनीब खां को या मुजफ्फर खां तुर्बिजी को, ठीक ना। तब आप क्या जवाब देंगे? तो ये आपको जो है कि अकबर द्वारा पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला पहला दीवान कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती। ये मुजफ्फर खां तुर्बती जो था ये अकबर के द्वारा पहला आपको जो है दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक ना। ये और इसका सहायक जो था कौन था? इसका सहायक टोडरमल थे, टोडरमल, ठीक ना। टोडरमल जो थे, राजा टोडरमल, ये अकबर के नवरत्न थे, के नवरत्न। इन्होंने 10 साला व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था की शुरुआत की और वजीर के पद पर जाने वाले एकमात्र हिंदू। मुगल काल में वजीर के पद तक जाने वाले एकमात्र हिंदू। ये सभी बातें आप याद रखिए, ये एकमात्र हिंदू है जो वजीर के पद तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में। किसमें? भू राजस्व के क्षेत्र में इनके द्वारा 10 शाला व्यवस्था, ठीक ना, अभी मैंने बताया 10 शाला व्यवस्था ये अपनाया गया था 10 साल, ठीक ना। इसे रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत भी आप कह सकते हैं। किस इतिहासकार ने दीवाने इलाही को एक धर्म कहा? दीवाने इलाही ये अकबर द्वारा शुरू किया गया 1582 में, ठीक ना। 1582 में इसे शुरुआत किया गया। इसे आपको जो है कि प्रथम पुरोहित इसके कौन थे? तो अबुल फजल, एकमात्र हिंदू जिसने स्वीकार किया, जिसने स्वीकार किया बीरबल। बीरबल जो थे यही। और
आपको जो है सर्वप्रथम विरोध बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, और यही व्यक्ति था जिसने इसे एक धर्म के संज्ञा दी। ठीक ना, ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक के नाम से हुआ? तो इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा इसका अनुवाद किया गया और इसे आपको रज्मनामा के नाम से, ठीक ना, किसके नाम से? तो रज्मनामा के नाम से इसका जो है अनुवाद किया गया। ठीक, तो ये सभी बातें आप सब याद रखिएगा। ठीक ना, ये याद रखिए शानदार तरीके से। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। एकदम आराम से करिएगा, गले से तेज नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मैंने आप सबको धीरे धीरे ही बोलने की सलाह दी है और ये कहा है कि आराम से करते चलिए। ठीक ना, तो ये दिन ए इलाही 1582, जजिया कर की समाप्ति 1564। ठीक ना, आपको मजहर की घोषणा ये आपको कब है? तो ये आप 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में याद कर लो। ये इबादत खाने का निर्माण 1500 आपको जो है कि 78 में, ये 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरह से आप याद करते चलिए। ठीक ना, शानदार तरीके से प्रश्नों को करते चलिएगा। 1 2 1564, एक यहाँ पे तीसरा नहीं, पहले इबादत खाने का निर्माण होता है, तब आपको मजहर की घोषणा की जाती है और दीन इलाही सबसे लास्ट में। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये मेवाड़ के राणा उसमें कौन थे? अमर सिंह। जहांगीर वर्सेस अमर सिंह के बीच आपको जो है चित्तौड़ की संधि हुई थी। इसके अमर सिंह के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी और ये चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? 1623 में, 1620 में। ठीक ना, 1620 ईस्वी में ये आपको हुई थी। ठीक, तो ये एकदम शानदार से याद रखते चलिए। अगले प्रश्न को करिए। ये जहांगीर को कहां दफनाया गया है? तो आपको जो है जहांगीर जो है लाहौर में है और लाहौर के शहादरा लखनऊ, ये लाहौर के शहादरा में आपको है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। और एक बात है, यहाँ पे आप कह सकते हैं बाबर को काबुल में, हुमायूं को दिल्ली में, ठीक ना, ये आप आगरा में किसे? तो आगरा में शाहजहां, और अकबर औरंगजेब बता दे, अकबर तो सबको पता है जी, ये आपको औरंगाबाद में, हाँ औरंगाबाद में। ठीक ना, औरंगाबाद बोले तो महाराष्ट्र। ठीक, तो चलिए शानदार। ये यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पहला पेपर आशुतोष सर के द्वारा पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़िए। आशा और उम्मीद है कि आप सब जरूर से सफलता को प्राप्त करेंगे। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू पहुंचा था?
तो ये कोई और नहीं थॉमस रो थे, ठीक ना। थॉमस रो जो है ये 1615 से 18 तक ये जहांगीर के दरबार में आते हैं, ठीक ना। ये थॉमस रो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल। ठीक, बस आराम से प्रश्न को करिए। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमां के उपाधि दी थी? बिशन सिंह, फारूक बेग, आगा राजा या अबुल हसन? तो अबुल हसन को नादिर ए जमां के उपाधि दी थी। ये मानव चित्रकारी के महान चित्रकार या व्यक्तिगत चित्रकारी के चित्रकार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, ठीक ना, याद रखिएगा। और उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षियों के चित्रकार थे, ठीक ना। उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्र, नादिर उल उज सद्र अस्र, ये याद रखिए। ये आपको किसे? तो मंसूर को, मंसूर ये उपाधि जहांगीर के समय में पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार, पक्षियों एवं प्राकृतिक के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। तो ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर, उस्ताद मंसूर। ये आपको जो है जहांगीर के समय में पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार माने जाते हैं। अगला, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने देखने को कहाँ मिलता है? तो हिंदू और आपको ईरानी कला का सर्वप्रथम समन्वय जो है ये कहाँ मिलता है? तो बताइएगा कि यह ताजमहल में देखने को मिलता है, ठीक ना। ताजमहल ये आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक। वैसे ये ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक ना। यदि देखा जाए बेटा तो ये हिंदू और ईरानी ये शैली का पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। ये ठीक ना, याद रखिए हिंदू और ईरानी। लेकिन चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन के अनुसार आपको जो है ताजमहल लगाना पड़ेगा। ये इसका निर्माण जो है 1632 में हुआ, ठीक ना। 1632 में आपको जो है कि आगरा में शाहजहां द्वारा, ये याद रखिए, आगरा में शाहजहां के बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना,
या मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना, या आपको जो है कि मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। बल्ख अभियान, तो ये काबुल और सटे सीमा को जो है बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक ना, तो ये याद रखिए, यहाँ पे बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये कोई और नहीं, औरंगजेब हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक ना, ये औरंगजेब, तो ये बातें याद रखिए, औरंगजेब के द्वारा 2 बार राज्याभिषेक कराया गया। इन्हें जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहा जाता है। और इन्होंने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का भारत में आपको प्रयास किया। ये आपको इनका शासनकाल देखा जाए तो शासनकाल आपको 16 से 58 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इन्हीं के समय में, हिंदू मनसबदार इनके समय में। आपको जो है ये वीणा बजाने में कुशल, प्रवीण थे या कुशल थे। ठीक ना, ये बातें भी याद रखिए, तो सब बोला नहीं जा रहा है। ठीक, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है बेटा। ठीक ना, तो औरंगजेब जो है इसे ही जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण, ये बीबी का मकबरा, इसे दक्षिण का ताज भी कहते हैं, दक्षिण का ताज, या इसे नकली ताज भी कहते हैं। नकली ताज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बाद में, ठीक ना, और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा आपको अपनी बीवी जो है दुर्रानी के याद में इसका निर्माण कराया जाता है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? तो मुगल प्रशासन में जिले को आपको सरकार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। और सूबा को प्रांत कहते थे। प्रांतों को क्या कहते थे? तो सूबा कहा जाता था। ठीक ना, और इसका प्रमुख सूबेदार कहलाता था। ठीक, तो चलिए याद रखिए। मुगल कालीन भारत में भारत की राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या लूट? तब आप जवाब दीजिएगा भू राजस्व जो था यही आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक, भू राजस्व। नेक्स्ट, ये वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघे जमीन दान में दी थी? और वो कोई और नहीं थे, वो रामदास थे। ठीक ना, गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु माने जाते हैं। ठीक ना, रामदास के द्वारा, इन्हीं के द्वारा अमृतसर नगर के तालाब का निर्माण ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक ना, तो ये आज जहां 500 बीघा जो दान दिया था उसी में
आपको अमृतसर बसा है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की और धन आशीर्वाद दिया था? वो कोई और नहीं थे, वो गुरु अर्जुन देव थे और इन्हें जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई थी। ये 5वें सिख गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और बेटा क्या किए? तो ये इन्हें जहांगीर द्वारा फांसी दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक ना। तो इस तरह से आप शानदार प्रश्न। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने के कारण गुरु तेग बहादुर सिंह को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के हत्या भी इसी के द्वारा करा दी गई थी, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक आपको माने जाते हैं, याद रखिए। ये सिखों के अंतिम गुरु हैं, ठीक ना। सिखों के 10वें एवं अंतिम। इनका जन्म जो था, जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। अकाल तख्त की स्थापना की थी जफरनामा नामक पुस्तक लिखा। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्हों के द्वारा ही गुरु घोषित किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ गुरु घोषित किया गया। ना, तो ये नेक्स्ट, वह कौन नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान से 1669 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? और वो कोई और नहीं, अफजल खां था। और प्रतापगढ़ की लड़ाई जो है में मारा गया, शिवाजी द्वारा मारा गया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक। क्या गजब की, ये सब प्रश्न वही हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये आपको जो है रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। शिवाजी ने यहीं पे आपको महाराजा धीराज की उपाधि भी शिवाजी के द्वारा धारण किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। ये पानीपत का तीसरा युद्ध। यदि देखा जाए तो ये
14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया। और एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ अफगान। ये मराठों की ओर से आपको जो है कि नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, और अफगानों की ओर से। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ये आपको विजयी हुए और ये पराजित। सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। और इधर से कोई बताइए, इधर से अफगान कौन था? वो अफगान कौन था जो इसमें युद्ध में भाग लिया था? जल्दी से बताइए आप सब। किसी को कुछ भी याद आया? वो कौन था? कोई? हाँ जी, कमेंट बॉक्स में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेग के द्वारा, ठीक ना। हाजी बेग के द्वारा अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया गया था। बाकी तो आपको जो है ये याद रखिएगा, मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक। तो शानदार तरीके से हाजी बेग हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसने ही करवाया था। लगभग 1565 में, ठीक ना। ये 1565 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया। हुमायूं के मकबरे में ही सर्वप्रथम लाल संगमरमर का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम लाल संगमरमर का प्रयोग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, निम्न में से शाहजहां के शासनकाल के राजकवि कौन थे? तो शाहजहां के समय में आपको जो है कासे, कलेम या कुदरसे या मनीर, तब आप बताइएगा कि शाहजहां के समय में कौन इनके दरबारी हुआ करते थे। तब आप बताइएगा शाहजहां के राजकवि, ठीक ना भाई, कौन थे भाई? कौन? देखो ऑप्शन में तो नाम ही नहीं दिया है। ऑप्शन में तो नाम ही नहीं दिया है, ठीक ना बेटा। तो ये बड़ा ही कठिन सा प्रश्न है, और इसको यूपीएससी जो है, यूपीएससी, ये यूपीएससी ने आपको कलीम को माना है। किसे? कलीम को। कलीम को कहा है कि कलीम ही जो है कि शाहजहां के राजकवि हुआ करते थे। ये यूपीएससी की बात है इस प्रश्न में। बाकी की चीजें तो जो किताबों में मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सब चलें और शानदार तरीके से अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये नेक्स्ट, आपको अगला, किस मुगल के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के हत्या करा दी गई थी? तो मैंने अभी ही बताया कि जहांगीर के आदेश। किसके? जहांगीर के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु, चूंकि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इस बात से जहांगीर को काफी चिढ़ थी। नितिन सर के हैंडरिटन नोट्स हैं, इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी
इंडियन ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, ये सब के सब आपको शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाए गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये सब आपको प्रश्न मैंने सब प्रश्न कराए हैं, ठीक ना। 1526 में आपको पानीपत का, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध आपको 1540 में, ठीक ना। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध। तो इस तरह पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 2 जो है ये बिल्कुल आपका सटीक जवाब हुआ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थे? तो राज्याभिषेक ये कालनौर कहाँ है? गुरुदासपुर पंजाब में। कहाँ है? गुरुदासपुर पंजाब, गुरुदासपुर पंजाब, ठीक ना। पूर्व पंजाब में आपको ये कालनौर है। उसमें अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक बेटा आपको 1556 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। कब? 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? ये आपको मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, मीर सैयद को या अब्दुल समद को जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी जाती है? एकदम से शानदार सा प्रश्न है। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी, ठीक ना। तो एकदम से जबरदस्त तरीके से मोहम्मद हुसैन कश्मीर के रहने वाले थे, इन्हें आपको जो है कि दिया गया था। चलिए, 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये किसने प्रारंभ की थी? ये दोनों प्रथाएं आपको किससे संबंधित थे? तो ये दोनों प्रथाएं आपको जो है मनसबदारी से, मनसबदारी व्यवस्था से ये दोनों प्रथाएं आपको संबंधित थे। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? तो ये अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था के शुरुआत की गई थे, अकबर द्वारा शुरुआत किया गया। ये कहां से लिया था अकबर ने? तो मंगोलिया से। कहां से? मंगोलिया से, मंगोलिया से ये लिया था, ठीक। तो इस तरह से आपको सिंह अस्पा और 2 अस्पा जहांगीर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो ये आप सब याद रखिएगा। मनसबदार 2 प्रकार के होते थे। ये कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक जात होता था और दूसरा सवार, ठीक, जात और सवार। नेक्स्ट कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो वो कोई और नहीं, औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक थे। नेक्स्ट, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध किसके नेतृत्व में युद्ध जारी रखा? तो वो आपको ताराबाई, ताराबाई जो है इन्होंने आपको नेतृत्व किया। और शिवाजी द्वितीय, ठीक ना, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका ये थी। और आपको जो है राजा राम की पत्नी की विधवा पत्नी थी, ठीक ना। और इसके अलावा इन्होंने 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक आपको जो है नेतृत्व किया, ठीक ना। तो शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में मुगलों से निरंतर युद्ध को जारी रखा, वो थे ताराबाई। नेक्स्ट, सबसे सशक्त पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम। ये आपको ये कह सकते हो 1720 से 40 तक पेशवा के रूप में रहे। अपने जीवन में लगभग 72 से अधिक युद्ध लड़े
और एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। इनके विषय में साहू जी कहते हैं कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ऐसी बातें इनके विषय में कही जाती है। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अकाल तख्त की स्थापना आपको जो है कि गुरु नानक देव के द्वारा, या गुरु रामदास के द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा, या गुरु तेग बहादुर के द्वारा। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा आपको कराया गया था। ठीक ना, ये सिखों के 6वें गुरु थे। ठीक ना, ये सिखों के 6वें गुरु, 6वें गुरु, और गुरु अर्जुन देव के ये पुत्र थे। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखिए शानदार तरीके से। चलिए अगले प्रश्न में, निम्न विदेशी यात्रियों में से जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो वो कौन था? तो जहांगीर के समय में फ्रांसिस वर्नियर। ठीक ना, फ्रांकाइसस वर्नियर, ये फ्रांसिस वर्नियर जो था ये यही था, फ्रांसिस्को वर्नियर। ये ऐसे लिखो, वर्नियर, ये वर्नियर यही आया था, और ये आपको जहांगीर के समय में भारत की यात्रा की थी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत अधिक सम्मानित किया था वो विजय हरीशूरी थे। कौन थे? विजय हरीशूरी थे, और इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्या दी थी? तो जगत गुरु की उपाधि, गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये सब प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उम्मीद आशा यही करता हूं कि सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से आए। ये अपनी हिंदी जबरदस्त आपको मात्र 299 रुपए में, और सब पढ़ेंगे सब अपनी हिंदी। ठीक ना, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। ऑर्डर करने के लिए जल्दी से स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां जाकर आप जो है ये शानदार तरीके से मंगा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। शानदार तरीके से आप सबने पढ़ा। थोड़े से गले में दिक्कत है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, लेकिन पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो काम वाम चलने वालने वाला नहीं है। ठीक ना, तो चलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सबका दिन मंगलमय हो। ठीक, चलिए।